नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। छात्र हित में शिक्षा, दिस इज अनिल और आप देख रहे हैं ER गुरुजी कॉन्सेप्ट। देखिए, बिहार शिक्षक भर्ती के अंतर्गत जो रीजनिंग का सिलेबस दिया गया है, उसी सिलेबस के अंतर्गत रीजनिंग के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कुछ मॉक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन एनालॉजी से संबंधित है। एनालॉजी सादृश्यता परीक्षण से संबंधित है। मतलब जैसे अनुपात समानुपात का क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन जो होता है, जिसमें ये कहता है कि जैसे कार और सड़क के बीच भी जो संबंध है, वही संबंध आपको बताना है कि पनडुब्बी और 4 ऑप्शन में से क्या होगा। तो इसमें आपको ये सोचना पड़ेगा कि कार और सड़क में क्या संबंध है। मतलब कार और सड़क का क्या संबंध है। देखिए, कार जो है वो सड़क पर चलती है। इसी हिसाब से अगर हम सोचें तो पनडुब्बी जो होती है वो पानी में चलती है। तो कितना आसान है ना। सिंपल सा क्वेश्चन था। इसी तरीके से अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका, इसमें ये इस क्वेश्चन को जानने से पहले तो आपको सबसे पहले जो प्लेस वैल्यू होती है, जो अल्फ़ाबेट होते हैं ABCDEFGH, है ना, ABCDEFGHIJKLM, यम मतलब 26 लेटर होते हैं, 26 अक्षर होते हैं, जिसमें से 13 तक इधर जाते हैं, फिर 13 हिस्स वापस हो लेते हैं, यानी कि यम तक गए। NOPQR R, है ना, STUVWXY और Z। इसकी जो प्लेस वैल्यू होती है वो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, पूरी तरीके से वो कंठस्थ होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, है ना, 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ठीक है। यहाँ से दो चीज़ें हम देखेंगे। Z 26 तक आए, अगर इन दोनों का ऐड करें तो 27 होता है। यही पूरे में सब में होता है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 27 होता है। याद करने का तरीका भी है। यम अगर 13 आपको याद है तो 27 में से 13 14 घटा देंगे, यानी कि यन जो उसके 14 नंबर पे होगा। तो ये चीज़ अल्फ़ाबेट और उसकी प्लेस वैल्यू आपको याद होना चाहिए, है ना। अक्षरों की जो पोजिशनल प्लेस वैल्यू होती है वो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। अब देखिए क्या करता है, इसमें दिमाग ये लगाना, जैसे AZBY है तो अब देखने से पता चल जाती है सीरीज में कि ABC, है ना। उसी तरीके से FGH दिया है, उसी तरीके से KLM होगा, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यम हो जाएगा। इन दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं, कंटिन्यू दिया है। अच्छा, अब यहाँ पर ZYX, यानी कि X Y फिर Z। उसी तरीके से STU दिया है ना, यानी कि अगर P है L है तो उसके पहले वाला होगा, है ना। P है O है, P और O है तो उसके पहले वाला, यानी कि N होगा। सिंपल सा क्वेश्चन। इसी तरीके से इसको फिल कर देंगे तो इसके जगह क्वेश्चन मार्क जगह क्या हो जाएगा, MN हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी, अच्छा, कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन है। इसके लिए भी आपको जो भी मैंने लिखा था पोजिशनल प्लेस वैल्यू वो बिल्कुल लर्न होनी चाहिए, याद होना चाहिए। इसमें कैसे करेंगे, जैसे मोबिलिटी, तो आप लिखेंगे मोबिलिटी को दिया गया है
आई टी और वाई मोबिलिटी की जो पोजिशनल प्लेस वैल्यू यहाँ पर अलग से अपना दी गई है, इसी हिसाब से उसको स्टेबल आपको निकालना होगा। 4 6 2 9 3 9 2 7। ठीक है, अब ये किस बेस पर दिया गया है इसकी वैल्यू मोबिलिटी की, उसी बेस के आधार पे आपको स्टेबल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो कैसे दिया गया है, सबसे पहले तो ये जो मोबिलिटी के जो लेटर्स हैं इसके प्लेस वैल्यू आप लिखेंगे तो आसान हो जाएगा चीज़ों को सोचना। प्लेस वैल्यू आप चाहे ऊपर लिख लीजिए चाहे नीचे। एम का क्या हो जाएगा, एम का 13, MNO 15 है ना, B2 I9 JKL L12 है ना, I9 T for 20 XYZ Y मतलब 25, याद होना चाहिए बिल्कुल ही। अब देखो इससे कुछ समझ में आ रहा है भाई, 13 15 2 9 12 9 20 25, इससे कुछ समझ में आ रहा है। जो ये इधर इसकी जो वैल्यू इधर दी गई है इससे कुछ मिल रहा है, मिल ये रहा है कि इनके जो डिजिट होते हैं वो आपस में सम कर दिए गए हैं, ऐड कर दिए गए। जैसे 1 3 है ना, तो 3 1 4 कर दिया यहाँ पर। उसी तरीके से 15 है, 5 1 6 कर दिया, 2 को 2 9 को 9 रख दिया, 12 है तो 12 की जगह पे 3 कर दिया, 2 1 3, 9 को 9 एज इट इज रहने दिया, 20 का मतलब 2 और 0 2 हो गया, यानी कि डिजिट का सम कर दिया गया। क्या कर दिया गया, यहाँ से हमको ये समझ में आया कि डिजिट का क्या कर दिया गया, डिजिट को सम कर दिया गया। जो उनकी प्लेस वैल्यू है उनकी डिजिट का सम कर दिया गया, ये भी एक तरीका है। उसी तरीके से आप स्टेबल लिख देंगे, STABLE है ना। तो स्टेबल की प्लेस वैल्यू सबसे पहले आप लिखेंगे, तो स्टेबल की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 19 S19 T20 A1 B2 JKL 12 E5। सम कर दो, 9 1 10 है ना, 10 पहले हो गया। तो वैसे भी आप देख के ऑप्शन मार सकते हैं 4 नंबर एग्जाम हॉल में, लेकिन अब आपको क्या करना है, यहाँ पर समझना है तो जोड़ दो। 2 हो गया, सम करेंगे तो 1 हो गया, 2 हो गया, 2 1 3 हो गया, 5 हो गया, तो 4 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। तो ऐसे करेंगे, मतलब जब हम प्लेस और वैल्यू रख लेंगे, पोजिशनल प्लेस वैल्यू रख देंगे, तो उसके बाद हमको देखने पता चल जाएगा कि क्या कह रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप का भाई, इसमें आपको विषम निकालना है। विषम का मतलब ऑड मैन आउट है ना, जो क्लासिफिकेशन का चैप्टर होता है उसमें पढ़ते हैं हम, ऑड मैन आउट। विषम आपको निकालना, विषम कौन सा है, देखो चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कौन सा ऑप्शन 3 से अलग है बिल्कुल। तो वायु और ऑक्सीजन में देखिए, पहला है वायु और ऑक्सीजन, दूसरा है अध्यापक और शिष्य, तीसरा है गणित और ज्यामिति, फूल और पंखुड़ी। भाई वायु, ऑक्सीजन वायु का ही एक पार्ट है ना, वायु में ही ऑक्सीजन होता है, ऐसा कुछ बोला है। अच्छा, शिष्य अध्यापक का पार्ट हो सकता नहीं, ये तो नहीं लग रहा है। ज्यामिति गणित का ही पार्ट, सिंपल सी बात है भाई, गणित में ही ज्यामिति हम लोग पढ़ते हैं, ज्योमेट्री मैथ में ही पढ़ते हैं। पंखुड़ी जो होती फूल की ही होती है ना, जो फूल होता है उसके नीचे की तो पंखुड़ी होती, तो पंखुड़ी जो होती है वो फूल की। तो इसका जो होगा शिष्य जो है, दोनों शिष्य और अध्यापक दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, एक दूसरे का पार्ट नहीं है, तो यही इसका विषम हो जाएगा है ना। ऑड मैन आउट क्या हो जाएगा, अध्यापक और शिष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी तरीके से विषम हम लोग निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है कि राहुल और दीपक भाई हैं। प्रमोद दीपक का पिता है, शीला प्रमोद की बहन है, प्रेमा प्रमोद की भांजी है, राहुल प्रेमा से कैसे संबंधित। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन। देखो ये जितने भी क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं सारे क्वेश्चन बीपीएससी के टीचिंग से संबंधित या उससे संबंधित क्वेश्चन ये किसी ने उस एग्जाम में आए हुए हैं या तो फिर बीटेट वगैरह से लिए गए। ठीक है, तो इसमें ब्लड रिलेशन इससे क्या देखते हैं, देखो राहुल और दीपक भाई हैं, राहुल और दीपक, इसकी एक कोडिंग हम लोग करते हैं। कोडिंग क्या करते हैं, जैसे मेल जो होते हैं आप अपने हिसाब से स्क्वायर में रख लेते हैं और फीमेल को आप
गोले में कर दीजिए, तो उससे समझ में आ जाता है कि कौन मेल है कौन फीमेल है, ज़्यादा देखना नहीं पड़ता था। राहुल और दीपक भाई हैं, ठीक है, भाई हैं तो दोनों का कद समान है। प्रमोद दीपक का पिता है। अब दीपक का पिता है प्रमोद, तो एक स्टेप पिताजी आगे होंगे, ऊपर होंगे। तो कौन है प्रमोद? प्रमोद जो है वो दीपक के पिता हैं। शीला प्रमोद की बहन है। किसकी बहन हुई? प्रमोद की बहन है। चलो कोई बात नहीं, शीला को आप बहन है तो इसी के बराबर आप कर देंगे, और चूंकि शीला एक महिला है तो आप गोले में कर दो, ठीक है, बहन का संबंध हो गया। प्रेमा प्रमोद की भांजी है। प्रमोद की भांजी है, मतलब भाई भांजी का मतलब बहन का लड़का कौन है? प्रेमा। अच्छा प्रेमा है तो प्रेमा भांजी है, तो इसका मतलब शीला की लड़की है ना। शीला की लड़की कौन हो गई? प्रेमा। प्रेमा प्रमोद की क्या है? भांजी है। राहुल प्रेमा से कैसे संबंधित है? राहुल जो है वो प्रेमा से कैसे संबंधित है? तो राहुल जो है वो भाई होगा, है ना, भाई होगा। अब भाई कैसा होगा? देखो, चचेरा ममेरा फुफेरा मौसेरा, भाई इसी में से तो कोई भाई होगा, है ना। तो कैसे होगा? देखो पूछा कैसे? राहुल प्रेमा से, यानी कि राहुल का प्रेमा से संबंध, यानी कि कद समान है तो भाई बहन का ही संबंध होगा। तो प्रेमा के पिताजी प्रमोद, प्रमोद की बहन यानी कि जो है राहुल की बुआ, बुआ की लड़की बहन, तो फुफेरा भाई बहन हो जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से इसको ब्लड रिलेशन में समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अच्छा संख्या ये दी गई है में प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है, ठीक है। मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? अच्छा ये अच्छा क्वेश्चन। देखो कैसे क्या कह रहा है इसमें, ये कह रहा है कि जो 2 6 एक जो संख्या बड़ी सी दी गई है 3 9 7 1 4 और 5, अब इसमें इसके अंकों को आप बाएं से दाएं बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। मतलब सबसे पहले छोटी संख्या लिखो, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, उसके बाद 3 लिखेंगे, उसके बाद 4 लिखेंगे, उसके बाद फिर आप 5 लिखेंगे, जो ये दिया गया इसी में से लिखेंगे, उसके बाद 6 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, 8 है नहीं 9 लिखेंगे आप, ठीक है। वही चीज़ कह रहा है कि प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। व्यवस्थित करने के बाद मूल संख्या की तुलना में, मतलब इस मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, मतलब कौन परिवर्तित नहीं होगा? 3 नहीं परिवर्तित हो रहा है, और तो हमको लगता है सब परिवर्तित हो गए, है ना। सिर्फ 3 है जो अनचेंज्ड है, बाकी तो सब चेंज है। तो इसका मतलब 1 आना चाहिए इसका आंसर, 4 नंबर इसका आंसर हो जाएगा, है ना। चौथा इसका ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है कि हाँ ये भी देखो अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, सीरीज से ही संबंधित क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है? देखो मैथमेटिकल सीरीज है, इसमें ये कह रहा है कि 2 और 3 को गुणा करते हैं तो 49 आ रहा है, 3 और 4 को गुणा करते हैं तो 916 आ रहा है, तो 9 और 7 को गुणा करेंगे तो क्या आएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन, दिमाग लगाओ भाई। 4 3 12, 12 8 96, 12, इस तरह भी कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा है। अब क्या करेंगे? देखो इसको कैसे करेंगे, दिमाग लगाओ। इसमें देखो, इसमें ये कर रहा है कि सबसे अच्छा अगर मल्टीप्लाई कर दें तब भी नहीं काम चलेगा, स्क्वायर का मल्टीप्लाई करें तो 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, 9 चौक 36, तब भी नहीं हो पाएगा। कुछ नहीं करना है, सिंपल इसने क्या किया कि जो 2 और गुणे 3 है, इसमें प्रत्येक संख्या 2 और 3 दोनों का स्क्वायर कर दिया, बस दोनों का स्क्वायर करके वैसे एज इट इज लिख दिया।
2 दूनी 4 और 3 तरीका 9, 49 दिया ना। उसी तरीके से 3 और 4 का भी स्क्वायर कर दिया, यानी कि 3 तरीका 9 कर दिया और 4 चौक 16 कर दिया, ये दे दिया है। जब ये दोनों में जो संबंध बन गया वही संबंध आप 9 गुणे 7 में बना दो, इसमें भी स्क्वायर कर दो आप दोनों अंकों का, 9 9 81 कर देंगे और सस्ते 49 कर देंगे, तो 81 और 49 यही इसका ऑप्शन पहला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा और प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये मिसिंग सीरीज के क्वेश्चन। देखो सीरीज दी गई है, उसमें से एक नंबर क्या कर दिया गया, गायब कर दिया गया है ना। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में से प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। मतलब इस जो प्रश्न चिन्ह है उसके स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, तो मिसिंग सीरीज के क्वेश्चन हुआ। अच्छा, अब इसमें तो ये समझ में आया 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 3 तरीका 9, लेकिन आगे 29 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये तो गड़बड़ हो गया। 116 भी नहीं हो पाएगा परफेक्ट, तो अब तो मामला कुछ थोड़ा सा टफ हो गया। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। दिमाग कैसे लगाएंगे, देखो 4 के बाद 16 आया है ना, तो एक काम करो, इसको पहले लिख लो, 4 16 9 क्वेश्चन मार्क 29 और 116। यहाँ तक तो 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 3 तरीका 9 परफेक्ट स्क्वायर समझ में आया, लेकिन आगे का मामला गड़बड़ कर दिया, 29 और 116। अब इसमें क्या करेंगे, देखो अच्छा थोड़ा सा दिमाग और लगाते हैं। अगर 4 गुणे 4 यहाँ पे कर दें तो 4 चौक 16 हो गया, लेकिन 16 और 9 में कैसे काम चलेगा, चलो कोई बात नहीं। अच्छा 7 घटा कर देखते हैं, हो सकता है यही सीरीज बन जाए, है ना। 7 घटा के देखते हैं, तो 16 में से 7 गए 9। अच्छा आगे भी उसी तरीके से देख लेते हैं, 2 सीरीज बनी, एक गुणा करके एक माइनस करके, तो फिर गुणा कर देते हैं, 9 गुणे 4 कर देते हैं, नहीं 9 गुणे 4 कर देते हैं, 9 चौक 36 हो जाएगा। चलो अच्छा रख के देख लेते हैं, 9 चौक 36 हो गया। अब आगे देखते हैं, अब भाई 36 में से अगर 7 घटा दें, अगर 36 में से हम 7 माइनस कर दें तो बताओ क्या बचेगा, तो 29 तो बचेगा। तो इसका मतलब हमारी सीरीज सही चल रही है, और जब सही चल रही है तो एक स्टेप और बढ़ा लो। एक स्टेप और बढ़ाएंगे तो 29 में 4 से गुणा करेंगे ना, अब गुणे वाला आ गया, जो 29 गुणे 4 कर दो, नहीं समझे, 29 गुणे 4 कर दो, तो 4 9 36 और 4 दूनी 8 3 11, यानी कि हमारी सीरीज बिल्कुल परफेक्ट बन गई। तो ऐसे दिमाग लगाएंगे, अगर सीरीज परफेक्ट बन गई तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 36 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा इसको, ये लॉजिकल अरेंजमेंट का क्वेश्चन है ना, लॉजिकल तार्किक तरीके से उसको कैसे अरेंजमेंट करेंगे, तो इसको देखते हैं क्या कह रहा है। जैसे प्रवेश परीक्षा है, ये 5 दिए गए हैं, महाविद्यालय है, उपाधि है, नौकरी, साक्षात्कार। तो इसमें पहले क्या होता है और बाद में क्या होता है, उसी तरीके से आपको लॉजिकल तरीके से इसको सोच करके और इसका आपको जो है आंसर बताना है। तो क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले क्या करते हैं बताओ, सबसे पहले नौकरी पा जाते हैं, नहीं, सबसे पहले आप जो है प्रवेश परीक्षा देते हैं, बिल्कुल है ना, सबसे पहले एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, फिर उसके बाद आप महाविद्यालय में जाते हैं, भाई रिजल्ट आएगा, उसके बाद आप स्कूल में जाएंगे। जब आप स्कूल में चले जाते हैं तो आपको जो है उसके बाद क्या होती है, उपाधि दे दी जाती है। फिर उसके बाद इंटरव्यू होता है और फिर लास्ट में नौकरी, यही तो होगा, है ना। भाई सबसे पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, रिजल्ट आएगा, स्कूल में जाएंगे नाम लिखाने, फिर आपको आप उसको बाद जब उसको नाम लिखाते हैं, पढ़ाई करते हैं, फिर आपको उपाधि मतलब आपको डिग्री मिलेगी। डिग्री मिलने के बाद
आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद आपको नौकरी मिलेगी। तो कौन सा ऑप्शन होगा? 1 2 3 5 और 4, यानी कि पहला होगा। ठीक है, सबसे पहले एंट्रेंस एग्जाम होगा, फिर आप स्कूल में नाम लिखाएंगे, पढ़ेंगे, आपको डिग्री मिल जाएगी, डिग्री मिलने के बाद आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद आपको नौकरी मिल जाएगी। तो लॉजिकल तरीके से इसको अरेंज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें यह कह रहा है कि अगर गुलाबी को बैंगनी कहा जाता है, बैंगनी को हरा कहा जाता है, हरा को काला कहा जाता है, काला को लाल कहा जाता है और लाल को सफ़ेद कहा जाता है, सफ़ेद को पीला कहा जाता है, कौवे का रंग कैसा होता है? भैया कौवे का रंग क्या होता है? काला होता है। तो इसका ऑप्शन काला हो जाए। नहीं, गलत बात है, काला नहीं होगा। इसमें कह क्या रहा है? कौवे का रंग काला तो होता है, लेकिन काले को कहा क्या जाता है? लाल कहा जाता है ना, काले को लाल कहा जाता है, तो कौवे का रंग लाल होगा। ये जो क्वेश्चन कह रहा है उसके हिसाब से आप ज़बरदस्ती लाल लगाएंगे ना, काला थोड़ी नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, है ना, इसको एक निश्चित शर्त के अनुसार आपको बैठा दिया जाता है और उसका पालन करके आपको आंसर देना चाहिए। जैसे कह रहा है कि सैम कक्षा में ऊपर से 9वें, सैम कोई व्यक्ति है, वो किसी भी क्लास में ऊपर से जो है वो 9वें पोजीशन पे है ऊपर से, और नीचे से वो उसी पोजीशन पे जो है वो 38वें पोजीशन पे है। नीचे से क्या है? 38वें पोजीशन पे। माने मतलब ये हुआ कि अगर सैम ऊपर से देखा जाए, सैम की रैंकिंग ऊपर से देखी जाए तो वो 9वें पोजीशन पे है, अगर नीचे से उसी क्लास में देखेंगे तो वो 38वें नंबर पे, यानी कि ठीक ठाक है अपनी जगह पे। तो ये पूछ रहा है कि कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, यही तो इतना पूछ रहा है ना। ठीक है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? भाई ये चीज़ तो कॉमन हो गई, 9वें जगह पे है, फिर नीचे से 38वें जगह पे, यानी कि अगर 38 ये और ये 9 जोड़ दें और ये कॉमन है, यानी कि 38 यहाँ तक होगा ना, 38 तो यहाँ तक होगा और 9 जो है यहाँ तक होगा, यानी कि 9 में भी तो एक बार ये आ रहा है और 38 में भी एक बार आ रहा है। तो 38 और 9 जोड़ेंगे फिर, लेकिन ये एक ही बार तो लेंगे, तो ये 2 बार हो गया ना, तो 2 बार में से एक बार ये माइनस कर देंगे, यानी कि 38 और 9 जोड़ दो 38 और प्लस 9, 9 8 17 47 में से एक आप माइनस कर देंगे, क्योंकि ये चीज़ जो है उसका पोजीशन ये कॉमन है, जब कॉमन है तो एक हटा देंगे तो 46 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 46 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको देखते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, हर एग्जाम में आता है। इसमें कह रहा है कि 7 मित्र हैं GFE DCBA एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, है ना। BD के बीच में बैठा है, AE के बाएं तीसरे स्थान पर, G तो ठीक है। ये जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे क्वेश्चन वैसे वैसे आप करते जाएंगे। इसके लिए आप सबसे पहले तो एक ट्री बनाते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं, ये आप बनाएंगे। इसी तरीके से एक ट्री बनाएंगे, 4 लोग ये हो जाएंगे और 2 लोग ये, 4 2 6, 1 लोग की और ज़रूरत है, हम 7 लोग कर दे रहे हैं, है ना। 7 लोग हैं और एक वृत्ताकार ये मेज है, 7 लोग हैं, ये आप मान कर चलिए कि एक वृत्ताकार मेज है ऐसे, और 7 लोग इस पे केंद्र की ओर इधर ही मुख करके, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। B D और E के बीच में बैठा है। तो इसके लिए सही तरीका तो 2 बनाया जाता है, तो इससे आसान होता है। लेकिन इसमें अब देखते हैं, अगर बहुत ज़्यादा घुमाया होगा तो दोनों पे बना देंगे, नहीं तो एक पे ही है, सॉल्व हो जाएगा। कह रहा है कि B D और E के बीच में है, मतलब B जो है कहीं भी रख लो, मान लो यहीं ऊपर रख देते हैं। B D और E के बीच में है, ठीक है। अब जैसे ये जो दूसरा बनाए हैं, दूसरा बनाने का मकसद ये था कि आप यहाँ B लिख देते, यहाँ D और E कर दो, तो इससे थोड़ा सा जो अभी कोलैप्स होता है अगर बीच में, तो एक ना, ये दोनों में से एक सही हो जाता है। लेकिन ठीक है, करके देखते हैं। A E के बाएं से तीसरे स्थान पर है, किसके? E के। A जो है वो E के बाएं, अगर इधर मुंह करेंगे तो इधर दाहिना होगा,
इधर ही तो बायां होगा, है ना, इधर लेफ्ट होगा, इधर राइट होगा। अगर इधर मुंह करके बैठा ई के, तो ए जो है वो ई के बाएं यानी कि नीचे की तरफ, बाएं से पहला, दूसरा और तीसरे जगह पे कौन है, ए, यानी कि ए की जगह पोजीशन ये हो गई। जी सी के बाएं से दूसरे स्थान पर दूसरा है, जी जो है वो सी के बाएं से दूसरा है। अब सी का पोजीशन तो पता ही नहीं है कहाँ, लेकिन आगे फिर बोल रहा है जो एफ के ठीक बाएं है, कौन, सी, यानी कि जी सी के बाएं से दूसरा है, जी जो है वो सी के बाएं से दूसरा है, और सी जो है एफ के हाँ जो एफ के ठीक बाएं, यानी कि अगर मान लो एफ यहाँ होगा तो जी सी के बाएं से दूसरा है, और तो सी के बाएं से दूसरा, और जो एफ के ठीक बगल है, यानी कि सी जो है एफ के ठीक बगल में ही है, तो सी यहाँ पर होगा, और ये इसके बाएं से यानी कि इधर ही कहीं होगा, दूसरे स्थान पर कहाँ पे, जी। ऐसे इसको सीटिंग अरेंजमेंट करते हैं, ठीक है। तो इसमें ये कह रहा है, अब तो देखो सारे लोग बैठ गए। अब जब सारे लोग बैठ गए तो पूछ क्या रहा है, निम्नलिखित में से किस जोड़ी में दूसरे व्यक्ति के बाएं बगल में पहला व्यक्ति बैठा है, बताओ। किस जोड़ी में दूसरे व्यक्ति के बाएं बगल में पहला व्यक्ति बैठा है, पहला व्यक्ति कौन है, बी, है ना। तो क्या कह रहा है कि किस जोड़ी में दूसरे व्यक्ति के बाएं बगल में पहला व्यक्ति बैठा है, तो डी और जी, है ना, उसके बाएं बगल में पहला व्यक्ति ही बैठा, डी और जी। तो डी, अच्छा हाँ डी और जी, तो डी जी इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट में देखते हैं क्या कह रहा है, नेक्स्ट में क्या कह रहा है। चलो अब नेक्स्ट में ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या असत्य नहीं है, यानी कि कौन सा सत्य है, सही कौन सा है। बी जी के दाएं से दूसरे स्थान पर है, दाएं पूछ रहा है, यानी कि बी जी के दाएं, बी जी के दाएं, जी के दाएं नहीं, वो तो लेफ्ट में है ना, बी जी के लेफ्ट में है, तो ये तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है, ए जी के ठीक दाएं, ए जी के ठीक दाएं, ए, हाँ राइट, इधर ही तो है, ए जो है वो जी के ठीक दाएं ये सही है। डी बाकी सब गलत हो जाएंगे, एक ही तो सही लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही था, और रीजनिंग के इसी तरीके के क्वेश्चन को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर सब्सक्राइब कर लिए हैं तो अपने दोस्तों के स्टडी ग्रुप में इसको ज़रूर शेयर करें, जिससे अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी